हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का दोस्तों फिजिक्स का पार्ट नंबर 32, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा भौतिक विज्ञान का भाग नंबर 32। इससे पहले आपको 31 भाग कराए जा चुके हैं दोस्तों, जहाँ पर आपने बेहतरीन क्वेश्चनों को देखा। यदि आपने पिछले वाले भागों को ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे गए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मिलते हैं। तो लगातार आप देखते रहें और साथ में आप शेयर भी करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर देखें। तो देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको पहला वाला दिखता है, एक द्रव ठोस को गीला नहीं करेगा यदि संपर्क कोण का मान हो। यानी कि आपको पूछा गया है अ लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस ऑफ सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, यानी कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है आपको बताना है, समझना है पहले। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप कोई सरफेस लें। यहाँ पर एक सरफेस है दोस्तों सॉलिड का, यानी कि ठोस का। आपने एक यहाँ पर पृष्ठ लिया है। यदि आप इसके ऊपर एक पानी की ड्रॉप को डालते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाटर है। तो यहाँ पर दोस्तों आप यदि एक टेंजेंट को ले लें इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो सॉलिड सरफेस और यहाँ पर टेंजेंट के साथ में एंगल बनाएगा, यानी कि जो ये वाला एंगल होगा दोस्तों, इसी को आप कहते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, यानी कि संपर्क कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेनली इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहला यहाँ पे देखिए, यदि वेट करेगा यानी गीला करेगा दोस्तों, तो इसकी कंडीशन होती है जो कॉन्टैक्ट एंगल का मान होगा वो दोस्तों लेस देन 90 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा दोस्तों वो आपका एक प्रकार का एक्यूट एंगल होगा, यानी कि न्यून कोण होगा। और सेकंड कंडीशन होती है यदि दोस्तों आपका डेल का मान ग्रेटर होगा 90 से, यानी कि एक प्रकार से ऑप्टस एंगल होगा या फिर आपके यहाँ अधिक कोण होगा। तो ऐसी वाली कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे सरफेस को एक गीला नहीं करेगा, यानी कि आप कह देंगे दोस्तों ऐसी कंडीशन में लिक्विड जो है सरफेस को वेट नहीं करेगा। तो आपको यही वाली कंडीशन पूछी गई है, तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों ऑप्टस एंगल होना चाहिए, यानी कि अधिक कोण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है। यानी कि आपको बताना है बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों बर्नौली थ्योरम की, यानी कि बर्नौली का यदि आप प्रमेय को समझें, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप छोटा सा एक यहाँ पे पाइप का सेक्टर ले लेंगे। यानी कि आपने इस प्रकार का अनयूनिफॉर्म पाइप लिया, एरिया A1 एरिया A2। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक फ्लूइड ले लेंगे, यानी कि आप यहाँ पे दोस्तों एक फ्लूइड यानी कि दोस्तों आप एक तरल को ले लेंगे, जो कि क्या है दोस्तों यहाँ पे नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस कहने का मतलब है दोस्तों अशांत द्रव है। अशांत कहने का मतलब है इसकी शांतता का मान 0 होगा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों जो विस्कोसिटी होती है यानी कि शांतता होती है, जो एक प्रकार का फ्रिक्शन होता है, वो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसे वाले केस में यदि आप यहाँ पर कोई पॉइंट लें, ये पाइप है, यहाँ पे दोस्तों कोई पॉइंट आप यहाँ पे लें h ऊंचाई पे सरफेस से, अर्थ से, तो यहाँ पे दोस्तों जो एनर्जी का मान होगा, और आप अदर कोई पॉइंट यहाँ पे ले लें, यहाँ पे जो एनर्जी का मान होगा, दोनों ही दोस्तों क्या होंगे, ये आपके इक्वल होंगे। यानी कि आप प्रत्येक पॉइंट पे देखें दोस्तों, एट ईच पॉइंट जो एनर्जी का मान होगा, टोटल एनर्जी का मान होगा, वो आपका इक्वल होगा। तो इसे आप क्या कहते हैं दोस्तों, इसे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिए, यदि आप टोटल एनर्जी को निकालें इस वाले पॉइंट पे E1 पे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा प्रेशर एनर्जी P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी E1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी E1 इक्वल टू आपका दोस्तों क्या होता है, अदर पॉइंट पे दोस्तों प्रेशर एनर्जी P2 और काइनेटिक एनर्जी E2 और पोटेंशियल एनर्जी PE2 आपका इक्वल होता है। यानी कि एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है, ये आप कह देंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों एनर्जी के कंजर्वेशन पे आधारित ये लॉ होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूर्ण रिजिड वस्तु के लिए यंग के गुणांक का मान क्या होगा। यानी कि आपको पूछा गया है द यंग्स मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होती है वो क्या होती है, पहले आप समझेंगे। ये ऐसी बॉडी होती है दोस्तों, यहाँ पर आप कोई बॉडी ले लें, तो ये ऐसी बॉडी होती है रिजिड बॉडी
जिसके दोस्तों आप शेप, साइज़ पे या लेंथ पे कोई चेंज नहीं कर सकते। यानी एक प्रकार से दोस्तों आप इसको रिफॉर्म आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा दोस्तों, यदि आप इसको रिफॉर्म नहीं कर सकते तो यहाँ पर जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन यानी कि जिसे आप विकृति कहते हैं दोस्तों, विकृति क्या होती है, माना आपने लेंथ में चेंज किया डेल्टा एल और डिवाइड कर दिया दोस्तों आपका ओरिजिन लेंथ से एल से, तो चेंज को ही दोस्तों आप क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं, यानी कि स्ट्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा दोस्तों, यदि कोई चेंज नहीं होगा यानी कि रिफॉर्म अगर आपका जीरो होता है दोस्तों, तो स्ट्रेन यानी कि विकृति बराबर जीरो होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको चूंकि पूछा गया है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आप ले लेंगे जो यंग्स मॉडुलस होता है बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि आप स्ट्रेस को कहते हैं प्रतिबल और स्ट्रेन मतलब विकृति, यानी कि प्रतिबल बट्टा विकृति यहाँ पर दोस्तों होता है यंग्स मॉडुलस। तो यहाँ पे देखिए यदि आप यंग्स मॉडुलस को निकालेंगे तो चूंकि आपका प्रतिबल तो हो गया दोस्तों F अपॉन ए, यानी कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, और डिवाइड कर देंगे आप, यहाँ पर आपने देखा स्ट्रेन यहाँ पे जीरो है यानी कि विकृति यहाँ पे जीरो दिखती है आपको, तो यहाँ पर आप जीरो रखेंगे तो क्या मान क्या मिलेगा आपको, जब भी दोस्तों आप किसी नॉन जीरो नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलती है इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ पर आपको अनंत मिलती है, आप ध्यान देंगे। और जब भी दोस्तों आप किसी भी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से यदि आप जीरो पर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको जीरो मिलता है। दोनों कंडीशनों को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, अनंत मिलता है दोस्तों, यानी कि आप कह देंगे रिजिड बॉडी के लिए दोस्तों जो यंग्स मॉडुलस का मान होगा वो आपका इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच वन इज इनकरेक्ट, यानी कि आपको बताना है निम्न में से कौन इनकरेक्ट है यानी कि असत्य है। पहला आपको दिया है दोस्तों वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का आपको दिया गया है, यह आपका सेंट्रीफ्यूगल पर कार्य करती है, वैसे आपका हाइड्रोलिक दिया है, वैसे डायनेमिक, वैसे आपका स्फीयर शेप ऑफ द ड्रॉप। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं एक एक करके। यदि आप बात करें दोस्तों वॉशिंग मशीन की, वॉशिंग मशीन की बात करें, ये किस प्रकार कार्य करती है दोस्तों, ये जो धूल के कण होते हैं दोस्तों सेंटर पे, उसको आप देखते हैं आप बाहर को फेंकती है, यानी एक प्रकार से सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लगाती है, और जो सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लगता है दोस्तों इसे आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि आप इसको कहते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र जो केंद्र के ऊपर की ओर लगेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों आपको अपकेंद्र दिया है तो आपका राइट है। सेकंड वाला आपको दिया गया है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है दोस्तों, या फिर आप कहें हाइड्रोलिक पंप आप इसको कह सकते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर आपने इतना बड़ा एरिया लिया, यहाँ पर लिक्विड आपने लिया है, यहाँ पर आप प्रेशर लगाते हैं तो इसके इक्वल अमाउंट में छोटे एरिया A1 यहाँ पर मान लें A2 पे, इतना ही दोस्तों आपका जो प्रेशर होगा वो यहाँ पर लगेगा, यानी कि छोटा एरिया आपने कर दिया दोस्तों तो यहाँ पे प्रेशर का जो मान होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये पास्कल लॉ पे डिपेंड करता है। आपको मालूम होगा जो पास्कल का लॉ कहता है वो क्या कहता है, माना दोस्तों आपने यहाँ पे एक सरफेस पॉइंट पर यहाँ पर कोई प्रेशर लगाया लिक्विड में, तो P1 प्रेशर आपने माना दोस्तों लगाया, तो P1 प्रेशर इक्वल अमाउंट में चारों डायरेक्शन में लगता है, यानी कि ये दोस्तों पूरे लिक्विड पर लगेगा। तो यहाँ पर आप इतने एरिया पे यदि लगाते हैं दोस्तों प्रेशर को तो इतना ही अमाउंट में यहाँ पर भी लगेगा, और यदि आप यहाँ पर एरिया कम कर दें तो जो ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स होगा दोस्तों, थ्रस्ट होगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे पास्कल प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिखता है पास्कल प्रिंसिपल, ये भी आपका राइट है। अगला देखिए दोस्तों डायनेमिक लिफ्ट, आप देखेंगे जो डायनेमिक लिफ्ट होती है दोस्तों, डायनेमिक लिफ्ट या फिर आप गतिक लिफ्ट कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने एक गेंद के एग्जांपल से आप यहाँ पे देखेंगे, आपने गेंद को यहाँ पे देखा होगा, जब आप इसको रोटेट करें इस प्रकार से तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ की दोस्तों एयर है, तो एयर की वेलोसिटी कहाँ को होगी दोस्तों, मोशन कहाँ को होगा, इधर की ओर होगा, यानी पीछे की ओर यहाँ पे एयर दौड़ेगी और पीछे की ओर जाएगी दोस्तों। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ का जो प्रेशर P1 है नीचे के प्रेशर P2 से दोस्तों क्या हो जाएगा, चूंकि एयर दोस्तों यहाँ को भाग रही है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर का मान दोस्तों ऊपर की ओर ज़्यादा होगा और नीचे की ओर कम होगा, यानी कि P2 दोस्तों आपका लेस हो जाएगा P1 से।
ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, यदि गेंद आपकी यहाँ पर गिरनी चाहिए तो ये यहाँ पे कहाँ पे गिरेगी दोस्तों, लगभग यहाँ पे गिरेगी, यानी कि इस प्रकार का आपको शेप दिखेगा। और वैसे आप यहाँ पे इधर की ओर घुमाएं तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे गिरने के बजाय थोड़ा सा ऊपर को गिरेगी। ऐसी वाली कंडीशन में आपका P2 का मान ज़्यादा हो जाता है P1 से। तो दोस्तों आपका एक प्रकार से आपको इस प्रकार का शेप मिलता है। और आप यही देखते हैं दोस्तों, यदि आप एरोप्लेन को देखें या स्पेस प्लेनों को देखें तो इस प्रकार का शेप वहाँ पर आप देखते हैं। तो ये शेप क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार का जो डायनेमिक लिफ्ट वाला प्रिंसिपल है वही अप्लाई होता है। और ये प्रिंसिपल किसका है दोस्तों, ये आपका है बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम का। यानी कि आप जब नीचे वाले प्रेशर को ज़्यादा कर देते हैं दोस्तों ऊपर वाले प्रेशर से, यानी कि यहाँ आपने ज़्यादा कर दिया यहाँ के मुकाबले, तो जो प्लेन होगा ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर दोस्तों जाने में उसको आसानी होगी। तो इसी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। और वैसे आपको डी वाला दिया गया है स्फीयर शेप ऑफ ड्रॉप। यदि आप देखें दोस्तों स्फीयर शेप को, यानी गोलाकार जो शेप होता है, ये दोस्तों किसके कारण होता है, ये होता है सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको सरफेस वॉल्यूम दिया है जो कि इनकरेक्ट है, तो आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब दो वस्तुएं टकराने के बाद चिपक जाती हैं तो इसे कहते हैं, यानी कि आपको बताना है व्हेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन इट इज़ कॉल्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो कोलिजन होते हैं, यानी कि आप इनको दोस्तों टक्करें कहते हैं। ये दोस्तों आपकी मेनली टू टाइप की होती हैं। एक आपकी होती है दोस्तों इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं आप, और सेकंड वाली होती है इन इलास्टिक, यानी कि आप पहले वाले को कहते हैं दोस्तों प्रत्यास्थ टक्कर, प्रत्यास्थ, और सेकंड वाली अप्रत्यास्थ। अब देखिए दोस्तों, यदि आप दो बॉडीज़ को लें, मास m1 मास m2, यदि आप इनको टकराते हैं आपस में और बाद में दोस्तों चिपक जाती हैं इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर मास हो गया m1 प्लस m2 हो गया, तो ऐसी वाली कंडीशन में दोस्तों क्या कहलाता है, ये आपका कंप्लीटली दोस्तों इन इलास्टिक कहलाता है, यानी कि अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप एग्जांपल के तौर पर लें, आप गीली यहाँ पे आटे की गेंद बना लें या फिर आप एक मिट्टी की गेंद को बना लें गीली, तो आप दीवार पर मारेंगे दोस्तों तो ये चिपक जाता है, यानी कि वहाँ पर जो टोटल दोस्तों काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे केस में दोस्तों आप इसको कहते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको दिया गया है सी वाला, कंप्लीटली इनएलास्टिक यानी कि पूर्ण अप्रत्यास्थ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक वस्तु के संवेग को 50% बढ़ाया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी। यानी कि आपको पूछा गया है इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 50% इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज्ड बाय। यानी कि आपको पूछा गया है दोस्तों, माना आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लें, मास m1 का दोस्तों, m मास का दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट को लें यहाँ पे, और इसकी वेलोसिटी आप v मान लें, तो यहाँ पर जो मोमेंटम होगा यानी कि जो संवेग होगा दोस्तों उसका मान क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। और यहाँ पे यदि आप काइनेटिक एनर्जी को देखें, ये दोस्तों क्या होती है 1/2 mv² होती है। यदि आप दोनों में रिलेशन देखें दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार आता भी है, दोनों का जो रिलेशन होता है ये आपका होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से आप दोस्तों क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले केस में क्या कहा गया है, माना पहली बार में दोस्तों मोमेंटम p1 इक्वल टू था mv, आपने इसको बढ़ा दिया p2 करके, यहाँ पे कितना प्रतिशत, आपने यहाँ पे 50% बढ़ा दिया, यानी कि दोस्तों 150/100 mv, या फिर आप कह सकते हैं 1.5 mv दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। अब यदि आप दोस्तों काइनेटिक एनर्जी शुरुआत वाली ये यहाँ पे ये वाली ले लेंगे, तो बाद वाली क्या हो जाएगी दोस्तों, इसको आप मान लें 1, सेकंड वाली हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 2। जब आपने यहाँ पे p के मान को क्या पुट कर देंगे दोस्तों आप, ये आपका p1 है, जो p2 यहाँ पे होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा 1.5 p का होल स्क्वायर अपॉन 2m, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा 2.25 p² अपॉन 2m। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको बताना क्या है, आपको बताना है कितनी बढ़ेगी,
तो बढ़ेगी निकालना है। तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, बाद वाली जो आई है आपकी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी 2 और माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 कर देंगे। तो इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, यह आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 2.25 p² m माइनस p²/2m, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा 1.25 p²/2m, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों 1.25 यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1, यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं कितना बढ़ गया, ये दोस्तों आपका 1.25 बढ़ गया। यदि आपको प्रतिशत में निकालना है दोस्तों, चूँकि आपका दशमलव में है तो आप गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 125%, यानी कि आप देखते हैं 125% दोस्तों बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखते हैं बी वाला, तो बी वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वायुयान से फेंका गया एक बॉम्ब आधी ऊंचाई पर फट जाता है तब, यानी कि आपको पूछा गया है इफ़ अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एयरप्लेन एक्सप्लोज्ड मिड एयर, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कोई एयरप्लेन से मान लीजिए कोई यहाँ पे बॉम्ब यहाँ पे फट जाता है, यानी एक्सप्लोड हो जाता है दोस्तों, तो ऐसी वाली कंडीशन में क्या होगा, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी पर या फिर जो टोटल एनर्जी होगी उस पर दोस्तों क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में के थी, पोटेंशियल पी थी दोस्तों। आपको मालूम होगा जब फ्री फॉलिंग होती है दोस्तों, इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, यानी कि दोस्तों संरक्षित रहती है। यानी कि यदि आप ऐसी वाली कंडीशन में देखें, टोटल एनर्जी ई टोटल इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होगा। लेकिन दोस्तों जब ये एक्सप्लोड कर जाएगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा होगी, वो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। यानी एक प्रकार से आप कह देंगे दोस्तों पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी का मान होगा वो दोस्तों आपका कंजर्व रहेगा। यानी कि यहाँ पर आप क्या कह देंगे, यदि पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती है दोस्तों तो काइनेटिक का मान इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पहला वाला दिखता है इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, यानी कि गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों ए वाले में टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा या फिर आप कहें विभव का मान क्या होगा, यानी कि आपको बताना है पोटेंशियल इज मेजर्ड इन। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आप पोटेंशियल की माप करें तो पहले आपको मालूम होना चाहिए पोटेंशियल यानी कि विभव होता क्या है। पोटेंशियल होता है दोस्तों, माना यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लें, यहाँ पर आपने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को ले लिया आपने दोस्तों। तो यदि आपको इस वाली एरिया में किसी टेस्ट चार्ज को चार्ज लिया Q0, यदि आप दोस्तों इसको यहाँ पर लाते हैं इन्फाइनाइट से दोस्तों, यदि आप इसको यहाँ पर लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आप इसी को क्या कहते हैं, इसको यहाँ लाने में जो किया गया कार्य होता है इसी को दोस्तों आप कहते हैं पोटेंशियल। यानी कि यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों जो वर्क डन टू कम अ टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आप यहाँ पर कह देंगे दोस्तों किसी टेस्ट चार्ज Q0 को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से आप यदि निकालें यूनिट को यानी कि मात्रक को निकालें तो क्या हो जाएगा, वर्क का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है, और चार्ज का मात्रक कूलाम होता है, यानी कि जूल बट्टा कूलाम यहाँ पर यूनिट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आप देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको सी वाला दिखता है तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक तरंग के दो क्रमित क्रस्टों यानी कि उच्चिष्ठों के बीच की दूरी क्या है, यानी कि आपको बताना है द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इन अ वेव आर गिवन। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले आप एक वेव को लेंगे इस प्रकार से, ये वेव है यानी तरंग है। यहाँ पर आप देखते हैं ये दोस्तों आपके क्या कहलाते हैं, क्रस्ट कहलाते हैं, और नीचे वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों, ट्रफ कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया गया, पूछा गया है दो क्रमित क्रस्टों के बीच की दूरी आपको बतानी है, यानी पहला वाला ये हो गया, सेकंड वाला दोस्तों ये वाला हो गया। तो आपको यदि इनके बीच की दूरी को बताना है दोस्तों, ये क्या कहलाती है आपको बताना है। इसको दोस्तों आप लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहलाती है वेवलेंथ। लेंथ दोस्तों ये कहलाती है यानी कि तरंग दैर्ध्य आप इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, तो बी वाले में आप टिक करेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखिए, यदि आपको ये डेप्थ पूछी जाए या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछी जाए दोस्तों,
ये कहलाती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या फिर आप इसको कहते हैं आयाम। वैसे ही दोस्तों यदि आपको नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम पूछा जाए, यानी कि आप कहेंगे नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम, ये दोस्तों कहलाती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप इसको आवृत्ति कहते हैं। आप इनको नोट कर लेंगे, बार बार पूछे जाते हैं ये। और वैसे ही यहाँ पर आपको एक और पूछा जाता है, यदि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, यानी कि आपको एक वेव को कंप्लीट करना है दोस्तों, वेवलेंथ को, तो यहाँ पर जो टाइम टेकन होगा, यानी कि जो टाइम पीरियड लगेगा, इसी को आप कहते हैं आवर्तकाल, यानी कि टाइम पीरियड। यानी कि आप कह सकते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन पीरियड, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों वन साइकिल। तो यहाँ पर ये सारी क्वांटिटीज़ आपको बार बार पूछी जाती हैं, आप इनको याद रखेंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करें और यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप बी वाले में टिक कर देंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।